नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रात्रि 11 बजे आपकी कक्षा होती है, प्रीमियर आपके लिए होता है। रिकॉर्ड तो हम बहुत पहले कर लेते हैं और ये चीज़ें नियमित चली आ रही हैं और आप सब इसमें आप सब का जो योगदान है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। लगातार आप सब भी इस कक्षा से जुड़े हुए हैं। आज जो आपकी कक्षा है ये कुछ विशेष है। विशेष इस संदर्भ में है क्योंकि आज की इस कक्षा में सिर्फ बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न रखे गए हैं। सिर्फ बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स की चर्चा आज की इस कक्षा में होगी और इसीलिए आज की जो आपकी यह कक्षा है या अन्य कक्षाओं से पूर्व में जो 11 बजे रात्रि में आपकी कक्षा होती आई है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिहार से जुड़े हुए प्रश्नों का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो धीरे धीरे सब जुड़ जाएं, इसके बाद हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तब तक जो लोग जुड़े हैं वो बताएं कैसी चल रही है तैयारी, स्वास्थ्य कैसा है आपका, घर परिवार में कैसे हैं। ठीक है, कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में ज़रूरी है, आप कह सकते हो आवश्यकता से अधिक व्यवस्था है कि हमें अपना भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ परिवारजनों का भी ख्याल रखना है अच्छे से। ठीक है, तो चलें जल्द से जल्द सभी जुड़ जाएं, क्योंकि आज का ये जो सेशन है ये आपके लिए विशेष है। विशेष क्यों है मैंने पूर्व में बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। विशेष इसलिए है क्योंकि आज के इस सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के करंट अफेयर्स की करने वाले हैं, जिसकी मांग पिछले कई दिनों से आ रही थी, जिसकी मांग पिछले कई दिनों से आपके द्वारा की जा रही थी। तो चलिए एक एक करके अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। समय हमारा निर्धारित है, तो उम्मीद करता हूं कि जो भी छात्र जागरूक होंगे, जो भी छात्र समग्रता से अध्ययन कर रहे होंगे, जिनको ज़रूरत होगी करंट अफेयर्स की, वो अपने समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते होंगे। जो विलंब से आ रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ लोगों का ऐसा होता ही है और वो हर जगह विलंब करते हैं, यहाँ तक कि जब परीक्षा हाल में जाते हैं वहाँ भी विलंब से पहुँचते हैं। ठीक है, तो विलंब वाले जो छात्र हैं थोड़ा सा रेगुलर हो जाइए, नहीं तो यही आदत बनी रहेगी तो आगे समस्या होगी। हो सकता है शादी में भी विलंब हो जाए, तो ऐसा ना हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि नियमित रहें। समय यदि किसी चीज़ का निर्धारित है तो उस समय पर उपस्थित होने का पूरा प्रयास किया करें। चलिए, बोला जा रहा है हाल ही में बिहार के किस पूर्व मंत्री का निधन हुआ है जिन्होंने वर्ष 1995 में वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला था। आपसे पूछा जा रहा है बिहार के किस मंत्री का निधन हाल ही में हुआ है जिन्होंने वर्ष 1995 में वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, ये आपको बताना है। चलें बताएं किसका निधन हाल ही में हुआ है जिन्होंने वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, ये आपको बताना है। और आपके विकल्प यहाँ पे हैं हरि नारायण सिंह, सदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, खालिद रशीद। इनमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। यदि इनमें से कोई नहीं है तो आप ई विकल्प की तरफ जा सकते हैं, ई विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो चलें बताएं इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है, चले जवाब दीजिए। किस मंत्री का, पूर्व मंत्री का निधन हुआ है जिन्होंने वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक। आपको बता दें वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 1990 तक इनका कार्यकाल रहा और फिर वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक इनका प्रारंभिक कार्यकाल रहा और इस दौरान, इस कार्यकाल के दौरान ये मंत्री के पद पर भी थे। और यहाँ पर बात हो रही है हरि नारायण सिंह। हरि नारायण सिंह भोजपुर से चुनाव जीतते आ रहे थे। हरि नारायण सिंह की बात हो रही है, आरजेडी से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे हमने बात किया कि किस मंत्री की, मतलब या तो वो विधानसभा सदस्य थे क्योंकि चुनाव जीत कर आए हैं तो विधानसभा सदस्य रहे होंगे। अब यदि हम बात कर लें कि बिहार से कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं तो आपको पता होना चाहिए बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार में 75 विधान परिषद की भी सीटें हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम बिहार के राजकीय चिन्ह की बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए बोधि वृक्ष यहाँ का राजकीय चिन्ह है, ये इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार से है। चलिए दूसरा प्रश्न,
दूसरा प्रश्न कह रहा है हाल ही में बिहार में राज्य सरकार द्वारा बिहार डायरी 2022 एवं कैलेंडर 2022 निकाला गया है, यह किस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। मतलब बिहार राज्य सरकार ने जो कैलेंडर निकाला है, बिहार राज्य सरकार ने ये जो डायरी दी है, इसमें किस विभाग द्वारा इसको तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वित्त विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका आप कह सकते हो लोकार्पण किया, और विशेष रूप से ये जो डायरी है इसमें बिहार में आने वाले प्रवासी पक्षियों का डेटा है। बिहार में प्रवासी पक्षी जो आते हैं वो किस ताल में आते हैं, या किस पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं, या किस वन्य जीव अभ्यारण्य में आते हैं, उनमें से कुछ की चर्चा की गई है। बिहार के कुछ जलप्रपातों की चर्चा आपको इसमें देखने को मिलेगी। बिहार के कुछ गर्म जल स्रोतों की चर्चा इसमें की गई है। तो ये सारी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी, और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है कि बिहार में पर्यटन का जो विकास है उसको किया जाए, बिहार के जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए यह निकाला गया है। और इसको निकाला है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। बी विकल्प आपका सही उत्तर है, सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार में इसके माध्यम से बिहार में जो बहुत सारे झील हैं, बहुत सारे जो पक्षी अभ्यारण्य हैं जहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, उनका डेटा यहाँ पे दिया गया, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। तो आपको बता दें कि बिहार के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पक्षी अभ्यारण्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ पर मिलेगा। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है नांगी डैम पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ पर मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जब आप इस तरह का कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे रिलेट करके जो भी अन्य तथ्य हैं उसको आपको नोट करना चाहिए। अब पहला है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यदि हम बात करें तो यह आपके मुंगेर में देखने को मिलता है। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर। दूसरा है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यदि हम बात करें तो ये आपको गया में देखने को मिलेगा, कंवर ताल की बात यदि हम करते हैं, ये तो सबको याद आना चाहिए। यदि कोई कंवर ताल के बारे में किसी को नहीं पता है तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही निम्न स्तर पर है, यदि आप बिहार राज्य की तैयारी कर रहे हैं। और कंवर ताल की यदि हम बात करें पक्षी अभ्यारण्य की तो ये बेगूसराय में देखने को मिलता है, बेगूसराय से संबंधित है। नागी डैम की बात करें, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपको जमुई में देखने को मिलता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नागी डैम कहाँ पे देखने को मिलता है? जमुई में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला हो गया मुंगेर में भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में हो गया, कंवर झील हो गया बेगूसराय में, नागी डैम हो गया जमुई में, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसको बताएं, हाल ही में 14 मई को राष्ट्रीय मल्ल युद्ध चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? चलें बताएं। यहाँ पे बात हो रही है मल्ल युद्ध चैंपियनशिप, और इस खेल को बोलते हैं ग्रिपलिंग। ठीक है, इंग्लिश में इस खेल को बोलते हैं ग्रिपलिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रिपलिंग, और हिंदी में इसको बोलते हैं मल्ल युद्ध। तो राष्ट्रीय मल्ल युद्ध चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है आपको बताना है। सबसे पहले जब इस तरह का कोई आयोजन होता है तो हमें यह जानना जरूरी होता है कि यह आयोजन कहाँ पर हुआ है, राज्य में हुआ है या राज्य से बाहर हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए आपको बता दें सबसे पहले कि ये जो ग्रिपलिंग चैंपियनशिप या मल्लयुद्ध चैंपियनशिप हुआ है, ये हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है।
अब महाराष्ट्र में हुआ है तो महाराष्ट्र तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ क्योंकि बिहार के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है इसलिए बिहार भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में बिहार का जो स्थान है वो रहा है तीसरा। पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर बिहार रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे बिहार रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो इनका नाम है लोकेश कुमार। इन चारों खिलाड़ियों में से ये नाम है लोकेश कुमार और विशेष रूप से ये बेतिया के निवासी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। बिहार राज्य में किस नंबर पर आपको पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए इमरजेंसी सहायता मिलेगी? मतलब अभी तक जो सहायता होती थी वो अलग अलग, जो इस प्रकार की सहायता होती थी वो अलग अलग होती थी, लेकिन अब एकल सहायता का प्रावधान किया गया। अभी तक जैसे आप डायल 100 डायल करते थे तो आपको पुलिस मिलती थी, 108 डायल करते थे तो आपको एम्बुलेंस मिलती थी, 102 डायल करते थे तो भी वहाँ पे एम्बुलेंस सेवा थी, 101 डायल करते थे तो आपको फायर सर्विस की सेवा मिलती थी। अब इन सभी को एकल कर दिया गया है, एक नंबर जारी किया गया है इन सभी के लिए, और वो एकल नंबर कौन सा है वही आपको बताना है। वो एकल नंबर है 112। ठीक है, आगे अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है, आगे के कुछ दिनों में ये प्रारंभ हो जाएगा और 112 नंबर के माध्यम से आप सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अब बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार में बहुत सारे मेले भी होते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं बिहार से संबंधित जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक आपका होता है मलमास मेला, पहला आपका आता है मलमास मेला। ठीक है, पूछा जा सकता है मलमास मेला कहाँ पर लगता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है वासी मेला, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बोलेंगे वासी मेला। और तीसरा आपसे पूछा जा सकता है हरदी मेला। तो ये 3 पूछे जा सकते हैं, मलमास मेला, बासी मेला, हरदी मेला, ये कहाँ से संदर्भित हैं। तो आपको बता दें, यदि बात करें आप मलमास मेला की तो ये राजगीर में लगता है, यदि आप बात करें बासी मेला की तो ये आपको लगता है कहाँ पर, बांका में, यदि आप हरदी मेला की बात करें तो ये आपका लगता है मुजफ्फरपुर में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मुजफ्फरपुर की शाही लीची आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रही कंवरताल झील कहाँ पर स्थित है? कंवरताल झील अभी मैंने आपको बताया था, अभी 2 प्रश्न पहले कंवरताल झील की चर्चा हुई थी। बताएं, हाल ही में चर्चा में रही कंवरताल झील कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। देखो, सबसे पहली बात, यदि करंट अफेयर्स पसंद आता होगा तो एक लाइक अवश्य करना चाहिए। नहीं आता है, कमियों को आप बताएं कि सर ये कमी है, इस वजह से इसको हम नहीं देखना चाहते हैं, कमियों को आप बताएं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और यदि कमी नहीं है तो आपको हूबहू इसको याद रखना है, रटने का भी प्रयास करना है और लाइक अवश्य करना है। चलें बताएं, हाल ही में चर्चा में रही कंवरताल झील कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा कंवरताल के बारे में यदि हम बात करें तो वर्ष 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2020 में कंवरताल को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कंवरताल की तो आपको पता होना चाहिए कि जब कंवरताल की बात होती है तो कंवरताल एक रामसर साइट भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 2020 का पहला रामसर साइट है ये बिहार का, जो घोषित किया गया था। और जब रामसर साइट की बात होती है इसका मतलब होता है वेटलैंड या आर्द्र भूमि या नम भूमि है ये। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंवरताल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी है, क्योंकि गोखुर झील है तो निश्चित रूप से नदी से बना होगा। ठीक है, या तो आपको समुद्र के किनारे देखने को मिलता है, तो यदि नदी से बना है तो वो कौन सी नदी है जो गोखुर झील के लिए जिम्मेदार है, तो आपको बता दें वो नदी है गंडक, इसको भी याद रखना है। और हम बात कर रहे हैं बेगूसराय की, तो ये कहाँ पर है, ये आपको बेगूसराय में देखने को मिलता है।
ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ कुछ अन्य झील आपको पता होना चाहिए। जैसे अनुपम झील यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अनुपम झील आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो आपको बताना पड़ेगा अनुपम झील कहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान झील, तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर है, और पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। तीसरा, यदि हम बात करें तो गोगाबिल आप जानते ही होंगे, गोगाबिल, इसका भी नाम आपको याद आना चाहिए, गोगाबिल। अब ये कहाँ से हैं, संबंधित हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम अनुपम झील की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कैमूर में। कुशेश्वर स्थान झील की बात करें देखने को मिलेगा दरभंगा में। यदि हम गोगाबिल की बात करें तो गोगाबिल आपको देखने को मिलेगा कटिहार में। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था, बताएं। 96वां अधिवेशन इनका कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। 4 स्थान दिए हुए हैं और आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका आप कह सकते हो उद्घाटन किया था, सीएम द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है पटना। इसका जो उद्घाटन है सीएम द्वारा पटना में किया गया था। और डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह का नाम याद रखना है। और डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को यहाँ पे IMA का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। हाल ही में बिहार सरकार ने किस विभाग के लिए पहली बार ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है, किस विभाग के लिए ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है बिहार राज्य सरकार ने, ये आप बताएं। चलो बताएं, बिहार राज्य सरकार ने किसके लिए ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है, चलिए जवाब दीजिएगा। किसके लिए ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है? स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। किसके लिए यह खरीदने का फैसला लिया है, बताएं। किसके लिए यह खरीदने का फैसला लिया है? देखो, इसका सही उत्तर होगा सी विकल्प, पुलिस विभाग। ये फैसला जो लिया गया है वो पुलिस विभाग के लिए लिया गया है। आपको शायद पता होगा, बिहार से यदि हम आपसे पूछ लें, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में बताएं, पता होना चाहिए। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ये 6 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, 6 के आपको जवाब देने। बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे पूर्वी जिला और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला। ये आपसे मेरा प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी को देना है, अनिवार्य रूप से देना है। इसको बताएं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान से बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है? समाज सुधार अभियान की शुरुआत हाल ही में कहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, आपको बताना है। तो चलें बताएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है, आपको बताना है। पटना, बेगूसराय, मोतिहारी, आरा। यह आयोजन 22 दिसंबर 2021 को किया गया था और आपको पता होना चाहिए कहां से किया गया था, क्योंकि बिहार की घटना है तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे तब तक आप सोचें, तब तक मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्रथम राज्यपाल कौन है, तो प्रथम राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम, बिहार के, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछ लिया जाए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आपको याद रखना है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, तो अब्दुल गफूर का नाम आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको भोला पासवान शास्त्री का नाम याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राबड़ी देवी का नाम आपको याद रखना है। और इसका सही जवाब है मोतिहारी, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? बिहार पुलिस द्वारा किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, आपको बताना है, बताएं।
किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, और विशेष रूप से इस मोबाइल ऐप की शुरुआत अपराधियों का डेटा जो है वो आम आदमी भी देख सके, आम आदमी भी जान सके अपराधियों के बारे में, इसके लिए इस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आम आदमी को भी होगा और साथ ही साथ प्रशासन को भी होगा। तो ये ऐप किसने लॉन्च किया है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएं इस ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सॉरी क्या नाम है इसका, ये आपको बताना है। चक्र, मानस मोबाइल ऐप, हरणी ऐप, कॉल योर कॉप ऐप। देखो कॉल योर कैप ऐप, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य से संबंधित है। वो राज्य कौन सा होगा ये पहली बात आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य से संबंधित है और इस सवाल का सही जवाब है चक्र। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। बिहार राज्य सरकार ने चक्र नामक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला है आम पब्लिक को। इसके माध्यम से आप अपराधियों का डेटा प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा हाल ही में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, दरभंगा, आरा या नवादा? बताएं। चलें, इसका कौन सा सही होगा आपको बताना है। इसका जिला वही होगा जिस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। जिस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य स्थित है वही जिला इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जिस स्थान पर, जिस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य स्थित है वही जिला इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। और आपको बताना है जवाब कौन सा होगा। इसका जवाब हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा में आपको पता है अहिल्या स्थान आपको देखने को मिलेगा, श्यामा मंदिर आपको देखने को मिलेगा और दरभंगा की स्थापना 1875 को हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में बिहार को गुड गवर्नेंस इंडेक्स के ग्रुप बी में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या रहा है? पिछले दिनों मैंने बताया भी था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन दिवस जिसको आप बोलते हो या सुशासन सूचकांक, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो सुशासन सूचकांक की यहाँ पे बात हो रही है, तो बताएं। चलिए जवाब दीजिए, चलिए फास्ट जवाब दें इसका। बिहार को सुशासन सूचकांक में ग्रुप बी में कौन सी रैंक मिली है ये आपको बताना है। देखो ग्रुप बी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश टॉप पर था, दूसरे स्थान पर राजस्थान था, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ था। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बिहार का स्थान था 6वां। यदि हम बड़े राज्यों की बात करें, ग्रुप ए में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है गुजरात टॉप पर था, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ग्रुप ए में गुजरात टॉप पर है, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनातन की पढ़ाई के लिए छात्र बिहार के किस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं? मतलब जिसको सनातन की पढ़ाई करनी होगी, जिसको हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाई करनी होगी, उसको बिहार के किस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहिए, किस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए? बताएं। उसको बिहार के किस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए? मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। सनातन की पढ़ाई करने वाले छात्रों को कहाँ पर प्रवेश लेना चाहिए ये आपको बताना है। देखो इनमें से एक विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा सनातन धर्म पर पढ़ाई के लिए, शोध के लिए एक कोर्स शुरू किया जा रहा है और उस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नाम है? नालंदा विश्वविद्यालय। जब हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की तो आपको बख्तियार खिलजी का नाम याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का जो कार्य किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने है तो आपको बताना है कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, ये आपको पता होना चाहिए। नष्ट इसको बख्तियार खिलजी ने कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रही निबंध गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? गेहूं और गुलाब एक निबंध है, इसके लेखक कौन हैं आपको बताना है। चलो आपको बता दें, ये जो कवि हैं, ये जो लेखक हैं, ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं,
इनकी हाल ही में जयंती मनाई गई थी और इनकी 23 दिसंबर को 119वीं जयंती मनाई गई थी और ये बिहार से संबंधित हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। बात हो रही है राम वृक्ष बेनीपुरी की और इनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी और ये जो पुस्तक है, ये जो निबंध है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आपको बता दें, पतितों के देश में आपको इसके बाद आपको देखने को मिलेगा लाल तारा, चीता के फूल जैसे बहुत सारे संस्मरण और निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं। और इस बात हो रही है राम वृक्ष बेनीपुरी की, इनकी 119वीं जयंती मनाई गई और ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। इसको बताएं, हाल ही में मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट खनिज के लिए किन जिलों को स्वीकृति प्रदान की गई? मतलब इन दो खनिजों के लिए किस जिले में खुदाई अब आगे की जाएगी और इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये दोनों खनिज कहाँ पर पाए जाएंगे, ये आपको बताना है। चलें बताएं, जवाब दीजिएगा। देखो, मैग्नेटाइट तो है जमुई में और ग्लैकोनाइट है रोहतास में। तो इसका सही जवाब है जमुई और रोहतास। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं, हाल ही में बिहार में देश का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर तैयार किया गया है? हाल ही में बिहार में देश का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर तैयार किया गया है? इससे पहले भूपेन हजारिका सेतु जो असम में है 9.15 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल हुआ करता था, लेकिन अब इस पुल के बन जाने के बाद इसका स्थान हो गया है दूसरा और ये जो है कोसी नदी पर आपको देखने को मिलता है। मतलब कि डी विकल्प आपका सही उत्तर है। यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु और भूपेन हजारिका सेतु ये असम से संबंधित है। ठीक है, इसको बताएं, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? अभी मैंने बताया था, जब मैंने बताया बिहार के प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो मैंने बताया था। तो बताएं, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? जवाब दीजिएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? चलें, ये तो सबको पता होना चाहिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? चलिए जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर है जयराम दास दौलतराम। इसको बताएं, पिछले दिनों चर्चा में रहा मंदारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले से संबंधित है? मंदारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले से संबंधित है? बताएं, मंदारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले से संबंधित है? और इस पर्वत की चर्चा पुराणों में भी की गई है, इस पर्वत की चर्चा रामायण में भी देखने को मिलती है। तो मंदारगिरी पर्वत बिहार में महत्वपूर्ण है। कहाँ पर पड़ता है ये आपको बताना है, बांका, औरंगाबाद, गया या सीतामढ़ी। कहाँ पर यह आपको देखने को मिलेगा मंदारगिरी पर्वत? बताएं, चलिए बताइएगा, मंदारगिरी पर्वत कहाँ पर है? फास्ट जवाब दीजिए, मंदारगिरी पर्वत कहाँ पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपको बांका में। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो बिहार के कितने शिक्षकों का चयन इसमें हुआ है? बताएं। दो शिक्षक का नाम याद रखिएगा, हरिदास शर्मा, ये कैमूर के एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, और दूसरी हैं चंदना दत्त, ये मधुबनी के एक कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो हरिदास शर्मा और चंदना दत्त, इन दो लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से चिन्हित किया गया है। और यदि बात करें जाए कि कितने अध्यापकों को यह पुरस्कार मिला है इस बार, तो पूरे भारत के 44 अध्यापकों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? बिहार सरकार द्वारा किस सिस्टम को पूरे बिहार में लागू करने का निर्णय लिया गया है? और आपको बता दें, इस सिस्टम के अंतर्गत स्ट्राबेलर नामक मशीन की सहायता से
उच्च दबाव वाली जो प्रणाली होती है उसको कंप्रेस्ड करके बंडल बनाया जाता है, और जब कंप्रेस्ड करके उसको बंडल बनाया जाता है तो उसको विभिन्न दुग्ध उत्पादक समितियों को, किसानों को बेचा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बिहार में पराली जलाने की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। तो इसको कौन सा मॉडल इसको बोलते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, और इसको वर्ष 2021 में एक पुरस्कार भी मिल चुका है इस मॉडल को, जिसको बोलते हैं इको एग्रीकल्चर अवार्ड। इको एग्रीकल्चर अवार्ड से इस मॉडल को सराहा भी गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है रोहतास मॉडल की। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो आज के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनकी चर्चा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको विधिवत जानकारी आज की कक्षा से मिली होगी, और यदि आप चाहते हो कि बिहार की भी जो सीरीज है इसी प्रकार से चलती रहे बीच बीच में, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट अवश्य करिएगा, भले ही वो नकारात्मक हो। यदि कोई कमी हो तो नकारात्मक कमेंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव, बट कमेंट इज कंपलसरी। ठीक है, थैंक यू।